मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। और आज के वीडियो में हम आपका विचार करेंगे एक कन्या की कुंडली में। उसमें ज्योतिष के हिसाब से अशुभ योगों की लाइन लगी हुई है और उसको किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। तो मैंने आज का टाइटल दिया है सभी प्रकार के सुख की हानि, घरेलू सुख की हानि, व्यवसाय की हानि, दाम्पत्य जीवन की हानि, भाग्य की हानि, मतलब कोई किसी प्रकार का सुख है ही नहीं। आपका लगन कोई भी हो, यह लगन का भाव है। लगन और लग्नेश स्वयं जातक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये धन का भाव है, ये पराक्रम का, भाई बहन का, ये सभी प्रकार का चतुर्थ भाव है। माता का सुख का भाव है। पंचम भाव शिक्षा संतान का, छठा भाव रोग शत्रु का, सप्तम भाव दैनिक व्यवसाय और जीवन साथी का, पत्नी का या किसी का भी। अष्टम भाव मृत्यु कष्ट का, नवम भाव भाग्य भाव है और दसम भाव व्यवसाय में प्रतिष्ठा, एकादश भाव आमदनी और द्वादश भाव खर्च का और पति के साथ सेवा सुख का भाव है। दर्शकों, लगन और लग्नेश किसी की भी कुंडली हो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। लग्नेश अस्त, जब लग्नेश अस्त हो जाएगा तो उस कुंडली का संचालक कौन होगा, उसके लिए परेशानी वाली बात आ जाएगी। तो लग्नेश बलवान होना चाहिए। विवाह का कारक एवं सप्तमेश, कन्या जातक के लिए विवाह का कारक गुरु है। आपका कोई भी लगन होने दो, किसी भी लगन होने दो, उससे कोई महत्व नहीं है। कन्या जातक के लिए विवाह कराने की जिम्मेवारी विवाह का कारक गुरु है। अगर गुरु नीच राशि में हो, अशुभ राशि में हो और वो सप्तमेश भी हो तो वो डबल हो जाता है। हरिवंश पुराण ये कहता है कि पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के परिणामस्वरूप गुरु नीच राशि में, शत्रु राशि में विवाह और संतान के लिए अशुभ फलदायक बनता है। तो वह पितरों का श्राप और सर्पशाप के कारण होता है। पूर्व जन्म के कर्म उसके अच्छे नहीं हुए, तो यह भी आप इसमें पाएंगे। उसके बाद है दाम्पत्य सुख का कारक शुक्र। पुरुष की कुंडली हो या कन्या की कुंडली हो, दाम्पत्य सुख का कारक शुक्र है। जिसका सुख बिगड़ गया उसका जीवन बिगड़ गया। मैं हमेशा कहता हूं शुक्र भौतिक सुखों का दाता है, शुक्र दाम्पत्य जीवन देने वाला है, भोग विलास का कारक है। शुक्र के बिना तो कुछ भी नहीं। शुक्र लक्ष्मी भी है, शुक्र बहन है, बेटी है, शुक्र स्त्री भी है। वह पाप करती योग में हो और केतु का प्रभाव हो तो अपना फल नहीं दे सकता। उसके बाद सप्तम भाव पर राहु और शनि का प्रथाजनक प्रभाव है, विवाह में बाधा डालता है। सप्तम भाव पर आपकी कुंडली के किसी भी लगन की हो, ये सप्तम भाव पर है। इस पर शनि और राहु का प्रभाव कहीं से भी होने दो, यहां से होने दो, यहां से होने दो, तो वह विवाह होने नहीं देता, प्रबल बाधा डालता है। उसके बाद है सूर्य इस कुंडली में केंद्र प्रभाव भी अशुभ दे रहा है। राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, यानी ज्योतिष का सूत्र है हमेशा सूर्य, शनि द्वादश भाव का स्वामी और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी। ये पांच ग्रह ऐसे हैं, ये पृथकवादी हैं। इनमें से दो या तीन का जहां पर प्रभाव होगा उससे संबंध में ये पृथक कर देंगे। तो यहां पर सूर्य जो विश्लेषण करेंगे राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है। दशमेश अष्टम भाव में, जब दसम भाव का स्वामी, दसम भाव शीर्ष भाव है, ऊंचाई का भाव है, व्यवसाय का भाव है। अगर वो दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ जाता है तो ऐसा समझो कि उनका कोई पूर्व प्रेत योनि में है और बड़ी परेशानी वाली बात आ जाती है। पूर्व जन्म का अशुभ कर्मों के आधार पर दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बनता है और वो विधि का विधान है। काल सब दोष है और दुर्घटना भी योग है। इन छोटे मोटे विचार करेंगे। पहले कुंडली का थोड़ा सा अध्ययन। जातिका का जन्म 1 अक्टूबर 1997 अमावस्या योग में हुआ। हस्तचरण 2 बुधवार था। बुधवार की अमावस्या और शनिवार की अमावस्या और सोमवार की अमावस्या पितरों की होती है। होती तो सभी अमावस्याएं हैं पितरों की, लेकिन थोड़ी सी प्रभावी होती है और इसमें जो जातक जन्म लेता है उसके प्रभाव में और तीव्र आ जाती है। वैसे भी अमावस्या का जन्म
पूर्वजों के प्रभाव से साथ में होता है, परेशानी वाली बात आती है। यही मैं बता दूं, एक काम भूल ना जाऊं, कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष जातक हो, जिसका अमावस्या योग में जन्म हुआ, चाहे ग्रहों की स्थिति कितनी भी अच्छी हो, कैसी भी होने दो, वह विवाह करने से पहले, अगर पुरुष है तो अर्क विवाह करे और कन्या है तो कुंभ विवाह करके फिर योग वर या कन्या से शादी करने से अच्छा रहता है। जन्म के समय पर मिथुन लगन में दुआ, उसके 8 डिग्री अंश है। तीर्थ भाव में सिंह राशि में राहु है 24 डिग्री लेकर बाद। चतुर्थ भाव में बुध अपनी राशि में अस्त है। कन्या राशि में बुध अस्त है। चंद्रमा कन्या राशि में 15 डिग्री 24 से लेकर और सूर्य 14 डिग्री लेकर के। बुध और चंद्रमा दोनों सूर्य से अस्त है और सूर्य की सिंह राशि में राहु है, इसलिए सूर्य में भी राहु के गुण आ गए। पहले सूर्य प्रथाजनक कारक है और फिर राहु के भी आ गए। पंचम भाव में शुक्र तुला राशि में, पंचम भाव संतान बुद्धि का भाव है। तुला राशि में अपनी राशि में शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, लेकिन दिक्कतें आई। छठे भाव में मंगल अपनी राशि में है और अष्टम भाव में गुरु नीच राशि में है। नवम भाव में कुंभ राशि में केतु 24 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर दसम भाव में शनि 23 डिग्री लेकर विराजमान है। शनि वक्री है। दर्शकों, यह स्थिति रही। मिथुन लगन के स्वामी बुध होते हैं। बुध बुद्धि का कारक है। बुद्धिमान बाचाल भी ऐसे बच्चे हो सकते हैं। एक कार्य से वो संतुष्ट नहीं होते, वो एक साथ कई कार्य करते और किसी में सफलता नहीं मिलती, किसी में दक्ष नहीं होता, उनको निपुण नहीं होते, किसी में इनको परिश्रम के अनुरूप में फल कम मिलता है। लग्नेश चतुर्थ भाव में अस्त है। लग्नेश अपने ही भाव में उच्च राशि में कन्या राशि में अस्त है और सूर्य से 9 डिग्री दूरी पर है, तो अस्त है, छुटमुट प्रभाव देगा। और सूर्य राहु अधिष्ठ राशि का भी स्वामी है, जहां पर सूर्य का भी प्रभाव आ गया और राहु का भी प्रभाव बुध पर आ गया। आप ऐसा मान के सोचो कि सूर्य 2 प्रभाव लेके बैठा हुआ है, राहु का प्रभाव आ गया। इसी तरह से चंद्रमा पर भी आ गया। चंद्रमा भी अस्त है। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है। चंद्रमा भी अस्त है। कोई अमावस्या योग में हो गया, पितरों का प्रभाव हो गया। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल दर्शकों एकादश भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है। मिथुन लगन के लिए मंगल छठे से छठे 2 भावों का स्वामी है। परम पापी माना जाता है। मंगल परम पापी माना जाता है। अष्टम में छठे भाव में है। शत्रुओं को नष्ट करने में सफल होगा, परंतु किसी प्रकार से शस्त्र पीड़ा या विषघात या पशु के आक्रमण का खतरा रहता है और 30 वर्ष के अंदर तक कोई गंभीर दुर्घटना भी हो सकती है। धन को लापरवाही से खर्च करता है, धनहीन हो जाता है और कई अशुभ असामाजिक कार्य भी कर सकता है और ऐसी जातिका के या जातक के 2 विवाह भी हो सकते हैं। मंगल यहां से चतुर्थ दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा, भाग्य की हानि कर रहा। मंगल सप्तम दृष्टि द्वादश भाव को देख रहा, खर्चा अधिक कर रहा और मंगल लगन को देख रहा है, दुर्घटना का कारक बनता है। और केतु की भी दृष्टि आ गई है, आगे केतु की भी बातें हैं। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु सप्तम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी, अष्टम भाव में नीच राशि में है। जीवन साथी लंबे बीमारी से बीमार रहेगा। सही अर्थों में तो ऐसा बालक दुर्भाग्यशाली होकर जीवन व्यतीत करता है। संपन्न परिवार में संपन्न होते हुए माता पिता घरेलू सुख व्यवसाय में निरंतर कठिन संघर्ष के बाद कुछ राहत मिलती है और जीवन यथार्थ से टकराता है। ऐसे तो जीवन यथार्थ से टकराता है। जैसा मैंने पहले बताया, हरिवंश पुराण के अनुसार गुरु नीच राशि में आता है। कन्या है, गुरु सप्तमेश भी है, सप्तमेश है और अष्टम भाव में नीच राशि में चला गया, तो विवाह में प्रबल बाधा आ गई, शापित हो गई कुंडली, श्राप मिल गया। नीच राशि माने से शापित हो गई। दूसरा, गुरु दसम भाव का भी स्वामी है और अष्टम भाव में आ गया, प्रेत योग हो गया। इनका कोई भी ऐसा हम अपने अनुभव से बताते हैं, हमने देखा है कि कोई भी अतिरिक्त आत्मा में इनका कोई पूर्वज है और उसकी श्राप से गुरु नीच राशि में आया है। गुरु यहां से पंचम दृष्टि से देख रहा है, खर्चा अधिक रहेगा। धन भाव के लिए उस दृष्टि से प्रयत्नशील तो रहेगा लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा,
थोड़ा सा हेरा फेरी करके गलत इस्तेमाल करके धन को कोशिश करने की कोशिश करेगा। और नौ दृष्टि से यहां पर चतुर्थ भाव को देख रहा है। चतुर्थ भाव तो सूर्य पहले से ही नकारात्मक दे रहा है, तो सुख की हानि नहीं है। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि छठे भाव का स्वामी है, शनि अष्टम भाव का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है, दसम भाव में है। भाग्य उदय होने में बहुत विलंब होगा। पिता की इसके पिता का इसकी प्रकृति में कोई योगदान नहीं होगा। माता मजबूर होती है, बचपन में अभावों से ग्रस्त रहेगा, प्रत्येक काम में बाधाएं आएंगी, घरेलू सुखों में कमी होगी। दाम्पत्य जीवन में दसम दृष्टि से देख रहा है यहां पर शनि, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। दाम्पत्य जीवन में प्रथाजनक कार्य करेगा। यहां पर शनि प्रथाजनक कार्य करेगा, क्योंकि छठे भाव का भी स्वामी है, प्रथाजनक कार्य करेगा। और तीसरी दृष्टि से खर्चा अधिक करेगा, सप्तम दृष्टि से सुखों में कमी आएगी, तो यहां पर प्रथाजनक कार्य करेगा शनि। अब बात करें राहु। राहु तीसरे भाव में, प्राकर्मी भाई बहन के सुख में कमी होगी। पंचम दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है, राहु का भी प्रभाव आ गया, प्रथाजनक होगा। आर्थिक स्थिति खराब होगी। सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, यहां भाग्य का में भी अवरोध आ गए। नवम दृष्टि से आमदनी में कमी आ गई, आमदनी में कम हुआ। अब बात करें केतु की। केतु यहां पर भाग्य की हानि कर रहा है, लगन को देख रहा है, ऊंचे विचार होंगे, बस ऊंचे विचार ही होंगे, कर कुछ पाएगा नहीं, पराक्रम तो होगा। और सप्तम दृष्टि से यहां पर सूर्य शुक्र को पीड़ित कर रहा है, शिक्षा संतान की भी हानि होगी। दर्शकों, ये प्रभाव रहा। अभी देखते हैं, हमने जो पॉइंट दिए उनको ढूंढते हैं। लग्नेश अस्त है, लगन का स्वामी अस्त है, चतुर्थ भाव का स्वामी भी अस्त हो गया, तो लग्नेश और चतुर्थ एक ही है। विवाह का कारक है सप्तमेश नीच। विवाह का कारक कन्या जातक के लिए गुरु होता है, गुरु नीच राशि में हो गया, और गुरु सप्तमेश भी है और दसम भाव का स्वामी भी है। सप्तम भाव की भी और दसम भाव के भी सुखों की हानि हो गई। शुक्र पाप करती योग में केतु का प्रभाव है। शुक्र पाप करती योग में शुक्र से द्वादश सूर्य है और द्वितीय भाव में मंगल है। पाप करती योग में शुक्र अपना प्रभाव देने में असफल है और केतु की दृष्टि हो गई, शुक्र भी पीड़ित हो गया। शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है, गुरु विवाह कराने वाला है, और शुक्र भौतिक सुखों का दाता है, शुक्र लक्ष्मी है। मैंने आपको बताया, यहां पर भी कमी बात आ गई। सप्तम भाव पर राहु शनि का प्रभाव। सप्तम भाव पर शनि की दसम दृष्टि, राहु की पंचम दृष्टि, प्रथाजनक विवाह में प्रबल बाधा आ गई, विवाह होने में बड़ी परेशानी वाली बात आ गई। सूर्य का केंद्र प्रभाव। सूर्य राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है और सूर्य का सप्तम भाव पर केंद्र प्रभाव भी अशुभ है, तो सप्तम भाव की ओर हानि हो गई। अब बात करते हैं दसमेश अष्टम भाव में प्रेतयोग। मैंने बता दिया दसमेश अष्टम भाव में प्रेतयोग। काल संयोग। दर्शकों, समस्त ग्रह सभी राहु केतु की परिधि में, शनि एक बाहर है 23 डिग्री 44 मिनट लेकर के तकरीबन बराबर है। वैसे देखा जाए तो आंशिक काल सर्प है, लेकिन प्रभाव तो उतना ही देगा। यह वासुकी काल संयोग बन रहा है। भाई बहन से परेशानी, मित्रों से धोखा, परिजनों से परेशानी, बदनामी, पद प्रतिष्ठा की नहीं, व्यवसाय में परेशानी, ये काल सर्प योग का प्रभाव है। दुर्घटना योग मैंने आपको बता दिया। मंगल की अष्टम दृष्टि लगन पर है और केतु की भी पंचम दृष्टि है, दोनों ही दुर्घटना के कारक है। ऐसा जातक दुर्घटना का भी शिकार हो सकता है। बुध लग्नेश है, बुध लग्नेश से सप्तम शनि वक्री ग्रह प्रबल बाधा कारक है विवाह में कराने के लिए। लगन से या लग्नेश से, यानी लग्नेश से या चंद्रमा से या शुक्र से, अगर वक्री ग्रह किसी की भी कुंडली में होगा तो आप अपनी कुंडली देख लो, उसके विवाह में अनावश्यक बाधाएं आएंगी और हो सकता है शादी ना भी हो। तो बुध से सप्तम शनि है और चंद्रमा से भी सप्तम शनि है, तो विवाह में प्रबल बाधा आ रही है। वो एक अलग बात है, अब बच्ची 97 की है, लेकिन 97 के अभी 26 साल हो गए। मैंने देखा है 25 तक तो कोई उम्मीद है नहीं, तो माता पिता को तो परेशानी आएगी, क्योंकि हर माता पिता सोचता है लड़की हो लड़का हो उसकी समय पर शादी हो जाए, लेकिन कहीं नहीं बात बनने, ये दिक्कत है। दर्शकों, करने वाला तो भगवान है, लेकिन हम
सिर्फ ये आकलन करें और भाई उसमें क्या हम उन दोषों का उपाय कर सकते हैं। दोषों का सब ये 7 दोष थे, मैंने आपको बता दिया। उनका उपाय क्या किया जाए, हो सकता है अपील करें, अपील है ये विष्णु भगवान के लिए। तो जो भी स्थिति बनी, पितरों का श्राप है, सर्प श्राप है, इस जातिका को नारायण बलि के साथ साथ नाग बलि श्राद्ध भी अवश्य करना चाहिए। और मैं तो ऐसी कुंडली में ये कहूंगा पंचबलि श्राद्ध करना चाहिए। पंचबलि श्राद्ध कौन सा होता है? नारायण बलि श्राद्ध, नाग बलि श्राद्ध, प्रेत बलि श्राद्ध, भूत बलि श्राद्ध और काक बलि श्राद्ध, ये पंचबलि श्राद्ध करना चाहिए। तो कि पितरों की मुक्ति के लिए पंचबलि श्राद्ध एक अच्छा विकल्प है। उसके बाद अमावस्या योग है, ऐसी जाति का विवाह से पहले कुंभ विवाह करें, शुक्र और केतु की युति का उपाय करें तो कुछ राह आसान हो सकती है। हम सिर्फ 10 को कर्म ही तो कर सकते हैं, फल तो उस प्रभु ने देना है। उसको मालूम है कि मैंने कब इसकी शादी करानी है, लेकिन हम उसमें शास्त्रों के अनुसार जो उपाय है वो हमको कर लेना चाहिए। भाग्य भी साथ नहीं देता, केतु है, कालसर्प दोष की भी निकालनी पड़ेगी। तो ये सारे उपाय करने के बाद ऐसी जाति का या कोई भी ऐसा पुरुष हो, कोई आपका घर में हो, पड़ोस में हो, आप बिल्कुल देखिए मेरे वीडियो से लगा करके। मैं अपने विश्वास से कहता हूं, अब उन रोगों का उपाय तो करो और फिर छोड़ दो भाई हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, भगवान ने इस जमीन पर उतारे हैं और अपना कर्म का फल लेके आए। सबसे पहले उन कर्मों का प्रायश्चित करो जिनकी वजह से ये इतने सारे दोष आए। तो हो सकता है भगवान सुन लेगा, और सुनता है, वो वचनबद्ध है, अगर तुम कर्म करो मैं फल वो दूंगा। वो अपने ऊपर कर्जा नहीं रखना चाहता। तो जरूरी बात है हमको कर्ज करना चाहिए, हमको कर्म करना चाहिए। दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूं विष्णु ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक, जहां पर कालसर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विष्णु ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जीवन का सार निचोड़ देता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विष्णु ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के राह आसान करने के भेजता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विष्णु ज्योतिष आपके द्वारा ये प्रॉब्लम, आपके द्वारा ये परेशानियां जो अभिभावक बताते हैं, उनका भी वीडियो बना करके आपका भी मार्गदर्शन करता है, और जिसकी कुंडली है उसका भी मार्गदर्शन हो जाता है। कोई शुल्क नहीं लगता। दर्शकों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी आपके दोस्त सगे संबंधी फायदा उठाए। और फिर कहता हूं दर्शकों, अगर मेरा वीडियो किसी का मार्गदर्शन कर सकता है तो 1 मिनट सोचो, मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए कह रहा, मेरा भी मनोबल ऊंचा होना चाहिए, मेरा भी चैनल की ग्रोथ हो, मेरा भी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो, और इसी प्रकार मैं वास्तविक मूल्य बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।